बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ पंजाब टेस्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो चैप्टर है ये सिमिलर फिगर्स के बारे में, ठीक है। सिमिलर फिगर का मतलब है एक जैसी फिगर या एक जैसी अशकाल, ठीक है। तो देखें, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। उससे पहले हमें 2-3 टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको सही समझ आ जाती हैं तो आपको आगे हम जितनी 2-3 हमने डेफिनेशन पढ़नी है वो सारी डेफिनेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी और आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीगॉन किसको कहते हैं। देखें, कोई भी फिगर जिसकी 2 से ज्यादा साइड हो और वो क्लोज्ड हो, जैसे कि ये हमारे सामने देखें एक ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड है, 2 से ज्यादा साइड है और ये आपस में क्लोज्ड है, तो ऐसी फिगर को या ऐसी शक्ल को पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सामने 2 ट्राइंगल है, ये 2 पॉलीगॉन है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अगर स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइडें होती हैं, यानी कि उसकी 2 से ज्यादा साइडें हो गई और वो क्लोज होती है तो वो भी पॉलीगॉन है। इसी तरह पेंटागॉन जिसकी 5 साइडें होती हैं वो भी एक पॉलीगॉन है। अब जितनी भी साइडें बढ़ाते जाए, ठीक है, जितनी भी साइडें आप बढ़ाएं और वो अगर आपस में क्लोज होंगी तो ऐसी फिगर या ऐसी जो शेप होती है उसको पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक हो गया। एक आपने ये ध्यान में रखना है। दूसरा, इसमें देखें हम ये 2 अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जब हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और एक कोरिस्पॉन्डिंग साइड, ये 2 हमें पता होनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है आमने सामने। पहले हम देख लेते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे। देखिए हमारे सामने ये 2 फिगर है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें ये फिगर में यहां पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसी तरह इस फिगर में देखें यहां पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है आमने सामने। इसका मतलब है कि इस फिगर में ये एंगल 90 डिग्री का है और इस फिगर में यहां पर जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल आपस में आमने सामने हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल आपस में कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि फिर ये जो एंगल ए है ये कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल ई के, और ये एंगल सी इस फिगर में कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये एंगल जी के, ठीक है। यानी कि आमने सामने वाले जो एंगल होंगे वो हम कहेंगे कि ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड किसको कहते हैं। देखें ये हमारे पास फिगर है, इसमें ये 90 का एंगल है, तो 90 एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये हम जानते हैं इसको हाइपोटेन्यूज या वितर बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। इसी तरह इस फिगर में ये अगर 90 का एंगल है तो इसके सामने फिर ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज वाली साइड होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 साइड हैं इन फिगर में ये आपस में आमने सामने है। ये भी हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड है, ये भी हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड है, तो ये दोनों आपस में आमने सामने है, तो हम कहेंगे ये दोनों साइडें आपस में कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसी तरह फिर ये साइड ए बी कोरिस्पॉन्डिंग होगी साइड ई एफ के, और ये साइड बी सी कोरिस्पॉन्डिंग होगी साइड एफ जी के, ठीक है। ये 2 चीजें आपने ध्यान में रखनी है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और कोरिस्पॉन्डिंग साइड, ठीक हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सिमिलर पॉलीगॉन या सिमिलर फिगर हम किसको कहेंगे। डेफिनेशन ये मैंने लिखी है, 2 polygons are similar if their corresponding angle are equal। कि अगर हमारे पास 2 पॉलीगॉन हो, ठीक है, 2 इस तरह की फिगर्स हो, इनमें अगर जो corresponding एंगल है यानी कि इनके आमने सामने वाले एंगल्स की वैल्यूज आपस में बराबर हो, और एंड देयर corresponding साइड आर प्रोपोर्शनल, और इनकी जो corresponding साइड्स है यानी कि इनकी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं ये आपस में प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे इस ट्रायंगल की ये वाली साइड corresponding होगी इसके, तो हम इन दोनों को अगर आपस में कसर की सूरत में या बटा की सूरत में लिखें और उसको मुख्तसर करें तो हमारे पास इन दोनों की एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर हम ये वाली साइड बी सी corresponding है इस एफ जी के, तो हम इन दोनों को कसर या बटा की सूरत में लिख के उसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इनकी भी रेशो की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये जो साइड है ए सी और ई जी, इनको भी हम कसर या फ्रैक्शन या बटा की सूरत में लिखें और उसको मुख्तसर करें तो हमारे पास इस साइड के लिए भी रेशो की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमारे पास तीनों साइड की रेशोज की वैल्यू इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 2 फिगर हैं ये आपस में सिमिलर है, क्योंकि इनके तीनों जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है ये वैल्यू में बराबर है और इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है ये आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो सिमिलर का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि इनका साइज एक जैसा हो, साइज में छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन एक जैसी दिखनी चाहिए। जैसे कि देखें ये बड़ी वाली ट्रायंगल है,
ये छोटी वाली ट्राइंगल है, लेकिन दोनों दिख एक जैसे नहीं है, ठीक है, दिखने में एक जैसी है, साइज मैटर नहीं करेगा, ठीक है। बस ये दो कंडीशन अगर पूरी होंगी तो हम कहेंगे कि जो दी गई फिगर्स हैं या जो दी गई पॉलीगॉन्स हैं वो आपस में सिमिलर है, ठीक हो गया। आप इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें जैसे कि ये इस बड़ी वाली ट्राइंगल को आप प्रेस करके सुकेड़ के छोटी बना लें, या इस छोटी वाली ट्राइंगल को आप खींच के बड़ा करके इस तरह कर दें, ठीक है। तो आपने बस दो कंडीशन देखनी है कि अगर आपके पास दो इस तरह फिगर्स होंगी तो उनकी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू बराबर हो, इक्वल हो, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो, यानी कि अगर उन करस्पॉन्डिंग साइड की रेशोज हम निकालें तो हमारे पास रेशो की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है, ठीक है। अब हमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीन किस्म के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह होगा कि जिसमें हमें या इस तरह दो ट्राइंगल दी जाएंगी। अच्छा, इस एक्सरसाइज में ज्यादा काम हमारा ट्राइंगल पे है, ठीक है। तो अगर हमें इस तरह दो ट्राइंगल दी जाए और हर दोनों ट्राइंगल की हमें तीनों जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज भी दे दी जाए, ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर इस दोनों ट्राइंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल है यानी कि आमने सामने वाले एंगल है, अगर वो वैल्यूज में बराबर होंगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में सिमिलर है। अब सिमिलर का सिंबल हम ये वाला यूज करते हैं, ये जो अलमत आ वाला साइन होता है ना, जिसको इंग्लिश में टिल्डा बोलते हैं, TILDE, टिल्डा, ठीक है। तो ये जो साइन है इसको यूज करेंगे अगर हमने दो फिगर को सिमिलर शो करना है। मिसाल के तौर पे अब ये हमारे पास दो ट्राइंगल है, ABC है और ये ट्राइंगल है FDE। तो अगर ये सिमिलर होंगी, इनके ये तीनों एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये आपस में इक्वल होंगी, तो हम कहेंगे ये सिमिलर है। तो हम इस तरह इसको शो करेंगे कि ट्राइंगल ABC, उसके बाद ये अलिफ मद आ वाला साइन डाल देंगे, ठीक है, और फिर ट्राइंगल DEF के ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। तो एक हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें कि हमें दोनों जो फिगर होंगी, दोनों जो ट्राइंगल होंगी, उनके तीनों एंगल की वैल्यू दे दी जाएंगी। हम उन तीनों एंगल्स के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू चेक कर लेंगे, जो आमने सामने वाले एंगल हैं अगर वो वैल्यू में बराबर होंगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है, ठीक है। और एक हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी कि अगर हमें इस तरह दो ट्राइंगल दी जाएंगी और दो ट्राइंगल में हमें दो साइड की वैल्यू दे दी जाएगी और एक एंगल की वैल्यू हमारे पास आएगी। अगर वो वैल्यू में बराबर है, वो जो एक एंगल की वैल्यू हमें मालूम है, अगर वो करस्पॉन्डिंग है और आपस में उनकी वैल्यू इक्वल है, फिर हमें ये जो दो साइड की वैल्यू दी जाएंगी इनको भी करस्पॉन्डिंग साइड की हम रेशो निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे रेशो, ये अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप वहां पे परेशान नहीं हो, ठीक है, वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशो निकालेंगे। अगर हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड जो दो दी गई, इनकी हमारे पास रेशो की वैल्यू सेम आ जाती है और एक इनका करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर भी आपस में सिमिलर है, आपस में एक जैसी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसकी एग्जांपल दी हुई है, लेकिन आगे क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लेंगे। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि ऊपर जो पहले वाला केस था वहां पर हमें दोनों ट्राइंगल के तीन एंगल की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, और हमने उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक कर लेनी है। अगर तीनों एंगल की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये जो दी गई जो फिगर्स है या दो ट्राइंगल है ये आपस में सिमिलर है, ठीक है। और अगर हमें एक एंगल की वैल्यू मालूम हो और दो साइडों की वैल्यू मालूम हो तो हम करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो निकालेंगे और वो एक एंगल जो करस्पॉन्डिंग होगा उसकी वैल्यू चेक करेंगे। अगर रेशो की हमारे पास बराबर आ जाती है और जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उसकी वैल्यू बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये दोनों फिगर जो है ये आपस में सिमिलर है, ठीक है। और एक हमें केस ये दिया जाएगा कि यहाँ पर अब हमें सिर्फ तीनों जो साइड है उनकी वैल्यू दे दी जाए। दोनों फिगर की तीन जो साइड है वो हमारे पास वैल्यूज हो, एंगल की वैल्यू बेशक ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी उनकी रेशोज निकाल लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये दो फिगर है, तो अब इसमें देखें ये PQ वाली साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, ये ZX या XZ वाली जो साइड है इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हम इनका आपस में फ्रैक्शन की सूरत में लिख के इनकी रेशो निकाल लेंगे। फिर ये वाली साइड जो है PR, ये किसके करस्पॉन्डिंग बनती है, इस वाली साइड के XY के, ठीक है। तो हम इनको फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख के इनकी रेशो निकालें। इसी तरह ये तीसरी साइड की रेशो की वैल्यू हम निकालेंगे। तो अगर हमारे पास तीनों की रेशो की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है। यहाँ पर एंगल का काम नहीं है, यहाँ पर हमें तीनों साइड की वैल्यू दी जाएंगी, तो तीनों साइड में हमने करस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशोज है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। यहाँ पर इसने एग्जांपल दी हुई है, देखिए ये हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए हमने ये पहले करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनको इस तरह फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिखा, फिर हमने इनकी वैल्यूज पुट की
और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गई रेशो की वैल्यू 5/9, 5/9, 5/9 एक जैसी आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों फिगर्स हैं ये आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 केस आएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड वेदर द सॉलिड आर सिमिलर। यहां पर हमें ये 2 फिगर दी गई हैं, 2 शेप्स हैं जो कि क्यूबाइड की है। ठीक है, हमने ये देखना है कि ये आपस में सिमिलर है या नहीं है, एक जैसी है या नहीं है। ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये जो इनकी लेंथ दी गई है साइड की, ये सेंटीमीटर में है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए अब ये पहले क्वेश्चन में हमें क्यूबाइड की फिगर दी गई। मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में ज्यादातर हमें ट्राइंगल वाली फिगर दी जाएंगी, तो आगे सारी ट्राइंगल की फिगर्स आ रही हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये क्यूबाइड की फिगर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एंगल की वैल्यू तो नहीं है, तो एंगल का कोई काम नहीं है हमारे पास। यहाँ पर क्यूबाइड की जो साइड है इनकी हमें लेंथ दे दी गई है। ये पहली वाली अगर आप क्यूबाइड देखें तो इसमें ये 4 जो है, ये वाली साइड जो है इसकी हाइट हो गई। ठीक है, और ये जो 3 लेंथ बनती है 3 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ या चौड़ाई हो गई। और ये जो 5 सेंटीमीटर बनती है ये इसकी लेंथ या लंबाई हो गई। ठीक है, इसी तरह ये जो क्यूबाइड है बड़े वाला, इसमें इसकी हाइट कौन सी हो गई, ये जो 6 सेंटीमीटर वाली है ये इसकी हाइट हो गई। 4.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ या चौड़ाई हो गई, और ये 7.5 इसकी लेंथ या लंबाई हो गई। ठीक है, तो हम इन दोनों क्यूबाइड या इन दोनों फिगर के लिए पहले यहां पर इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। जो स्मॉल क्यूबाइड है, ये छोटी वाली जो फिगर है, इसकी मैंने हाइट, विड्थ और लेंथ मैंने लिख दी। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने लार्ज क्यूबाइड यानी कि ये वाला, इसकी मैंने हाइट, लेंथ और विड्थ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये मैंने लिख दी। ठीक हो गया। अब हम सेम वही चीज करेंगे। अब यहां पर हमारे पास साइड्स की वैल्यूज है, तो हम जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड इनकी बनती है, आमने सामने वाली जो साइड बनती है, उनकी हम रेशोज निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास रेशोज एक जैसी आती हैं सारी कोरिस्पॉन्डिंग साइड के लिए, तो हम कहेंगे कि ये क्यूबाइड आपस में सिमिलर है, आपस में एक जैसी। ठीक है, तो अब देखें ये जो छोटे वाला क्यूबाइड है, इसमें ये इसकी हाइट कितनी है 4 है, और बड़े वाले क्यूबाइड की हाइट कितनी है 6 है। तो ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, आमने सामने वाली साइड हो जाएगी, यानी कि ये वाली साइड कोरिस्पॉन्डिंग बनती है इस वाली साइड की। ठीक है, तो हम इनको पहले अब फ्रैक्शन की सूरत में लिख के इनकी रेशो मालूम करते हैं, इसको मुख्तसर करते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया रेशोज ऑफ हाइट। ठीक है, तो छोटे वाले क्यूबाइड में हाइट कितनी है 4 है, और डिवाइडेड बाय बड़े वाले क्यूबाइड की जो हाइट है 6 है। तो मैंने इनको फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों पे 2 का टेबल डिवाइड हो सकता है, ये 2 2 द 4 हो जाता है, और ये 2 3 द 6 हो जाता है। आपने यहाँ पर क्रॉस लगा के ये लिख लेना है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, आपने यहाँ पर क्रॉस लिख के 2 लिख देना है, यहाँ पर क्रॉस लिख के 3 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशो है वो आ गई है 2/3। ये हमारे पास इसकी मुख्तसर तरीन फॉर्म आ गई, इससे ज्यादा इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम ये जो विड्थ वाली साइड है इसकी हम रेशो मालूम कर लेते हैं, यानी कि ये वाली जो साइड है विड्थ, ये कोरिस्पॉन्डिंग है इस वाली साइड के। ठीक है, तो मैंने रेशो ऑफ विड्थ लिख दिया, और छोटा वाला जो क्यूबाइड है उसमें विड्थ की वैल्यू 3 थी, तो मैंने 3 लिख दिया, और बड़े वाले क्यूबाइड की विड्थ की वैल्यू 4.5 है, तो मैंने 4.5 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, पहले ये जो 4.5 यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट या अशारिया वाला पॉइंट आ रहा है, इसको खत्म करेंगे तो ऊपर हम 1 डाल देंगे, और अशारी के राइट साइड पे 1 डिजिट है तो 1 के साथ हम 1 0 ऐड कर लेंगे। तो अब ये 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 45 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू 15 से डिवाइड हो सकती है, 15 2 द 30 हो जाता है, और 15 3 द 45 हो जाता है। आपने यहाँ पर क्रॉस करके ये लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास जो रेशो की वैल्यू आई है 2/3 आ गई। ठीक है, अब ये जो लेंथ है 5 और 7.5, इनकी हम रेशो मालूम कर लेते हैं। तो मैंने रेशो ऑफ लेंथ लिख दिया, छोटे वाले क्यूबाइड की जो लेंथ की वैल्यू थी ये मैंने लिख दी, डिवाइडेड बाय बड़े वाले क्यूबाइड की वैल्यू मैंने लिख दी जो लेंथ की थी। ठीक है, ये 5/7.5 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो नीचे से ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको खत्म करेंगे, तो हम ऊपर 1 डाल देंगे, और ये डेसिमल पॉइंट या इशारे के राइट साइड पे 1 डिजिट है, तो 1 के साथ हम 1 0 ऐड कर लेंगे। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 75 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज 25 के टेबल से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, 25 2 द 50 हो जाता है, और 25 3 द 75 हो जाता है। आपने इस तरह क्रॉस करके लिख देना है। ठीक है, तो अब देखें यहां पर भी हमारे पास रेशो की वैल्यू क्या आ गई, सेम 2/3 आ गई। तीनों जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड की हमने रेशोज मालूम की तो हमारे पास एक जैसी वैल्यू आ गई। तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों फिगर हैं, ये जो दोनों क्यूबाइड हैं, ये आपस में सिमिलर है, आपस में एक जैसी। ठीक है, तो नीचे आप अपना आंसर लिख लेंगे, एज ऑल 3 रेशोज आर इक्वल, क्योंकि हमारे पास तीनों रेशोज की वैल्यू एक जैसी आ गई,
सो बोथ क्यूबाइड आर सिमिलर, ये दोनों जो क्यूबाइड है ये आपस में सिमिलर। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहां पर देखें हमें दो ट्राइंगल दी गई हैं और दोनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड है इन सब की वैल्यूज हमें दे दी गई है। ठीक है, ये छोटी वाली ट्राइंगल की तीनों साइड की वैल्यू में दे दी गई है और बड़ी वाली ट्राइंगल की भी तीनों साइड की वैल्यू दे दी गई है। तो हमने ये देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं या नहीं। ठीक है, एक जैसी हैं या नहीं है। तो अब यहां पर हम देखें, हम जब थ्योरी पढ़ी थी तो जो तीसरे वाला रूल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह दो ट्राइंगल हो और उनकी सिर्फ साइड की वैल्यूज हमें दी गई हो, एंगल की वैल्यू अगर हमारे पास ना हो, तो हम इन दोनों ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी हम रेशियोज निकालेंगे। अगर हमारे पास एक जैसी रेशियोज की वैल्यूज आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये आपस में सिमिलर। ठीक है, तो देखें यहां पर मैंने लिख दिया फाइंडिंग कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो, यानी कि अब जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड वाली रेशियोज है वो हम मालूम करेंगे। तो यहां पर अब हमें ये पता होना चाहिए कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बनती है। ठीक है, तो देखिए अगर पहले हम इस छोटी वाली फिगर को देखें, इसमें ये 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज या वेतर कहलाती है। ठीक है, और ये बड़ी वाली ट्राइंगल में ये 90 का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड फिर ये हाइपोटेन्यूज या वेतर होगी। इसका मतलब है कि ये दोनों साइड आपस में कोरिस्पॉन्डिंग है या आमने सामने वाली साइड बनती है। ठीक है, तो हम इन दोनों के लिए रेशो की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। इन दोनों को हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे, कसर की सूरत में लिख के उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने लिख दिया रेशो बिटवीन मेजरमेंट ऑफ AC यानी कि ये वाली साइड, ठीक है, एंड मेजरमेंट ऑफ FD यानी कि ये वाली साइड, क्योंकि ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग साइड बन रही है। ठीक है, तो मैंने देखें मेजरमेंट ऑफ AC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ FD, इनको मैं फ्रैक्शन की सूरत में लिखूंगा। इन दोनों की वैल्यू आप पुट कर लें। मेजरमेंट ऑफ AC की वैल्यू आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैंने 12 सेंटीमीटर पुट कर लिया। और मेजरमेंट ऑफ FD इसकी वैल्यू हमें दी गई है देखिए 21 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैंने 21 पुट कर लिया। तो अब ये आपके पास 12/21 ये आपके पास फ्रैक्शन बन रही है। आप 12 पे 21 को डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.571। ठीक है, ये हमारे पास जो ये वाली जो साइड कोरिस्पॉन्डिंग साइड थी इनकी रेशियो की वैल्यू आ गई 0.571। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये जो दोनों फिगर है इसमें ये जो साइड AB है ये कोरिस्पॉन्डिंग बन रही है साइड इस DE के। ठीक है, तो हम इन दोनों के लिए रेशियो मालूम कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया रेशियो बिटवीन साइड मेजरमेंट ऑफ साइड AB एंड मेजरमेंट ऑफ साइड AD। ठीक है, तो मैंने साइड AB डिवाइडेड बाय साइड ED लिख दिया। अब यहां पर आप दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। AB की वैल्यू आपके पास है देखें 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ED की वैल्यू आपके पास है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दें। मैंने 6 डिवाइडेड बाय 10.5 सेंटीमीटर पुट किया, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपको ये सेम वैल्यू मिलेगी 0.571। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये वाली कोरिस्पॉन्डिंग साइड थी या आमने सामने वाली साइड थी इनकी वैल्यू भी 0.571 ही आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली साइड रह गई है, ये जो साइड BC है ये अब कोरिस्पॉन्डिंग साइड बन रही है साइड EF। ठीक है, तो अब इनके दरमियान हम रेशियो की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। मैंने लिख दिया रेशियो बिटवीन साइड मेजरमेंट ऑफ साइड BC एंड मेजरमेंट ऑफ साइड EF। उसके बाद दोनों को मैंने फ्रैक्शन की सूरत में लिखा और फिर दोनों की वैल्यूज पुट कर ली। BC की वैल्यू हमारे पास देखें ये 9 सेंटीमीटर है और EF या FE की वैल्यू हमारे पास 15.75 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट की। अब 9 पे आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 15.75 तो आपके पास सेम ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास तीनों जो रेशियोज हैं उनको जो हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है कि ये जो हमें दो फिगर दी गई थी इन दोनों फिगर की जो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे एज ऑल 3 रेशियोज आर इक्वल सो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, आपस में एक जैसी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये हमें दो ट्रायंगल दी गई हैं। ठीक है, और हमें ये पहले से बता दिया गया कि ये आपस में सिमिलर है, आपस में एक जैसी है। ठीक है, फिर हमें ये वाली जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड की लेंथ जो है वो बता दी गई है सेंटीमीटर में। ठीक है, ये इसकी तीनों साइड की लेंथ हमें दे दी गई है और ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसकी एक साइड की लेंथ हमें दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। ये जो दो साइड की लेंथ मिसिंग है ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, ये देखें फाइंड मेजरमेंट ऑफ DF यानी कि जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ EF यानी कि ये वाली साइड, ये दो साइड की लेंथ हमने मालूम करनी है।
तो देखें बहुत ही आसान है। इसका सोल्यूशन है, हमने मालूम क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ साइड डीएफ और मेजरमेंट ऑफ साइड ईएफ, ये दो वैल्यूज हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब हमें ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये आपस में सिमिलर है या एक जैसी है। तो अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो तो फिर हम कह सकते हैं कि उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियोज भी आपस में बराबर होंगी। ये हम पीछे पढ़ के आए थे। तो देखें ये जो दो ट्राइंगल है इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो हमारे पास क्या बनेगी, ये मैं यहाँ पर लिखता हूं। मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूं ताकि ये हमें सही प्रॉपर नजर आए। अब देखें यहां पर मैंने लिखा है एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, कि चूंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, देयरफॉर इसका मतलब है कि इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज होंगी वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो देखें पहले मैंने लिखा है मेजरमेंट ऑफ DF डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ AC, क्योंकि जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसमें ये वाली जो साइड है DF ये किसके कोरिस्पॉन्डिंग बन रही है, ये जो साइड है बड़ी वाली ट्राइंगल में AC इसके कोरिस्पॉन्डिंग बन रही है, क्योंकि ये दोनों साइड किसके सामने आ रही है। देखें ये 90 का एंगल है तो 90 के सामने ये वाली साइड आ रही है। इसी तरह यहाँ पर इस बड़ी वाली ट्राइंगल में ये 90 का एंगल है तो इसके सामने ये वाली साइड आ रही है। इसका मतलब है ये जो दोनों साइड है ये हाइपोटेन्यूज या वेतर वाली साइड है, तो ये आपस में आमने सामने वाली साइड बनेगी, ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग साइड होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है मेजरमेंट ऑफ DE डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ AB। अब देखें ये वाली जो साइड है DE ये कोरिस्पॉन्डिंग आ रही है इस वाली साइड की, यानी कि ये आपस में आमने सामने बन रही है। तो इनको मैंने कसर की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह पीछे हमारे पास ये वाली साइड रह गई है मेजरमेंट ऑफ EF और मेजरमेंट ऑफ BC, तो ये इनको भी मैंने देखें फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया और इन तीनों को मैंने इक्वल रख दिया, क्योंकि हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब है इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियोज है वो भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। ये मेजरमेंट ऑफ DF यानी कि ये वाली साइड इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है, तो उसको मैंने एज इट इज पुट कर लिया। और मेजरमेंट ऑफ AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 20 पुट कर लिया। DE की वैल्यू हमारे पास क्या है, DE है हमारा, ये आ गया DE, इसकी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 6 पुट कर लिया। AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, AB हमारा आ रहा है, ठीक है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 पुट कर लिया। और मेजरमेंट ऑफ EF यानी कि ये वाली साइड, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो उसको मैंने एज इट इज रख दिया। और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ BC, ये वाली साइड, इसकी वैल्यू कितनी है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने ये पुट कर दी। मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर ली साइड्स की। अब हम वैल्यूज मालूम करते हैं। पहले ये मेजरमेंट ऑफ DF, ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू मालूम करता हूं। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें हम ये पहली वाली दो वैल्यूज उठा लेंगे, क्योंकि हमें ये मेजरमेंट ऑफ DF यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो हम ये वाली जो दो वैल्यूज है ये उठा लेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ DF। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने जो पहली वाली दो वैल्यूज थी ये मैंने उठा ली, यहाँ पर लिख ली। अब देखें हमें ये DF की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको तो मैंने इसी तरफ रखा इक्वेशन के, और 20 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था ये मेजरमेंट ऑफ DF पे, दूसरी तरफ जाके ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखें ये 6 1 द 6 और 6 2 द 12 हो जाएगा, और 2 जो है इस 20 पे डिवाइड होगा 10 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ DF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको इस तरह क्रॉस करके दिखाना है कि ये 6 1 द 6 हो गया, 6 2 द 12 हो गया, फिर 2 1 द 2 और 2 10 द 20 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो DF यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ आ गई है 10 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड है EF, ठीक है, इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, तो अब इस एक्सप्रेशन में हम ये जो दो वैल्यूज है आखिरी वाली इन दोनों को उठा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ EF। ठीक है, उसके बाद मैंने जो ये वाली दो वैल्यूज थी ये मैंने उठा ली, यहाँ पर नीचे लिख ली, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है। अब हमें इस EF की वैल्यू चाहिए, तो EF को मैंने एक तरफ रखा, 16 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 16 यहाँ पर EF पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके इस वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 6 1 द 6 और 6 2 द 12 हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो 2 आएगा वो इस 16 पे डिवाइड होगा 8 टाइम, तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ EF की वैल्यू आ गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने यहाँ पर क्रॉस करके दिखाना है 6 1 द 6 6 2 द 12 और फिर वो 2 1 द 2 हो जाएगा और 2 8 द 16 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो साइड EF है यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ भी आ गई। तो इस तरह ये जो दो मिसिंग साइड की लेंथ थी ये हमने मालूम कर ली। ये DF की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर और EF की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। अब पहला पार्ट हमें ये फिगर दी गई, इसमें देखें ये वाली जो साइड है इसको x के इक्वल रखा गया है, तो हमें इस x की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये वाली जो साइड है ए बी, इसकी हमें लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें यहां पर हमें ये 2 ट्राइंगल दी गई है फिगर में, दोनों ट्राइंगल आपस में जुड़ी हुई हैं। इन दोनों ट्राइंगल में देखें यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल आपस में मेजरमेंट में एक इक्वल है या एक जैसे हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एज मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के। ठीक है, उसके बाद देखें ये हमारे पास ये जो लाइन लगी है और ये जो लाइन है, ये दोनों पैरेलल है और इनको ये वाली लाइन मिला रही है। तो जब दो पैरेलल लाइन को इस तरह लाइन के साथ मिलाया जाए तो इस लाइन के ऑपोजिट साइड पे जो एंगल बनते हैं, यानी कि देखें यहां पर ये एक एंगल बी बन रहा है और यहां पर ये एंगल डी बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये लाइन के इस तरफ राइट साइड पे बन रहा है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल राइट इस लाइन के लेफ्ट साइड पे बन रहा है। तो ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं और ये वैल्यू में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है ये पैरेलल होती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन को अगर इस तरह कोई लाइन मिलाए तो उसकी जो ऑपोजिट साइड पे एंगल बनते हैं, जिनको कि अल्टरनेट एंगल कहा जाता है, वो आपस में वैल्यू में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल डी के। तो अब देखें यहां पर ये जो 2 ट्राइंगल है इनमें हमने दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर लिया। ये वाला एंगल हमने प्रूफ कर लिया क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के थे, और ये वाले 2 एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर लिया क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल थे। तो जब 2 एंगल किसी ट्राइंगल में इक्वल हो तो इसका मतलब है कि इनकी जो तीसरे वाला एंगल है इसकी वैल्यू भी दोनों ट्राइंगल में सेम है। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो तीसरे वाला एंगल इनका बन रहा है, ये जो एंगल ई है, ये भी इन दोनों ट्राइंगल में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको भी मैंने लिख दिया एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ई। इस ट्राइंगल में जो ये एंगल ई बन रहा है ये इक्वल है फिर इस ट्राइंगल में जो एंगल ई बन रहा है इसके इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में जो 3 एंगल थे उनको हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। तो जब दोनों ट्राइंगल की तीनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल हो तो हम ये पीछे पढ़ के आए थे कि ऐसी ट्राइंगल फिर सिमिलर ट्राइंगल या एक जैसी ट्राइंगल कहलाती हैं। तो मैंने लिख दिया सो ट्राइंगल बी ए ई यानी कि ये वाली ट्राइंगल और ट्राइंगल डी सी ई यानी कि ये देखें डी सी ई ये वाली ट्राइंगल ये आपस में सिमिलर है। ठीक है, ये सिमिलर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशोज होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, या इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। यानी कि जब हम उनको कसर की सूरत में लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग साइड को और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक जैसी रेशो की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया देयरफॉर। उसके बाद देखें अब यहां पर हम कोरिस्पॉन्डिंग साइड हमने लिखना है, ये जहां पर टेक्निकल पॉइंट होता है। देखें इस ट्राइंगल बड़ी वाली ट्राइंगल में ये जो साइड आ रही है ए बी, इसके कोरिस्पॉन्डिंग या आमने सामने वाली साइड यहां पर कौन सी बन रही है छोटी वाली ट्राइंगल में, ये जो साइड है सी डी। ठीक है, तो हम इन दोनों जो साइड है जो कि आपस में कोरिस्पॉन्डिंग साइड बन रही है इनको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ साइड सी डी। ठीक है, इनको हमने फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख दिया इज इक्वल टू। उसके बाद देखें ये जो साइड ए ई है ये कोरिस्पॉन्डिंग बन रही है साइड इज सी ई के। ठीक है, तो इनको मैंने इस तरह देखें यहां पर फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दिया। तीसरी जो साइड है ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग बन रही है ये दोनों, लेकिन इनको मैंने यहां पर नहीं लिखा क्योंकि हमें यहां पर वैल्यूज ऑलरेडी मिल गई हैं, तो मैंने ये इक्वल टू ये तीसरी साइड यहां पर नहीं लिखी। ठीक है, तो अब इनको हम सॉल्व करके यहां पर इस एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर अब आप वैल्यूज पुट करें, देखिए मेजरमेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल है, ये वाली साइड इसको एक्स के इक्वल रखा गया, तो यहां पर मैंने एक्स पुट कर दिया। सीडी किसके इक्वल है, देखें ये सीडी है, इसकी वैल्यू में 1.2 सेंटीमीटर दी गई, तो यहां पर मैंने 1.2 सेंटीमीटर पुट कर लिया। और ए ई वाली साइड जो है ये वाली साइड है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, यहां पर मैंने 7.5 पुट कर लिया। और सी ई यानी कि ये वाली साइड इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, यहां पर मैंने 3 सेंटीमीटर पुट कर दिया। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो x को आप इक्वेशन की इधर ही रखें, 1.2 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अब जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो x है या ये वाली जो साइड है ए बी इसकी वैल्यू में क्या मिली 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 2 है। अब यहां पर हमें देखें 2 ट्राइंगल दी गई हैं, एक ये देखें बड़ी वाली ट्राइंगल है। ठीक है, और एक इसके अंदर ये छोटी वाली ट्राइंगल। ठीक है,
और यहां पर हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी, यानी कि ये C से लेके E तक ये वाली जो लेंथ है ये हमें मालूम करनी। ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर एक चीज नोटिस करें, यहां पर ये जो दो लाइन है, ये EF वाली ये वाली लाइन और ये CD ये वाली जो लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, मुतवाजी है, दोनों एक ही सीध में जा रही है। ठीक है, तो जब ये पैरेलल है तो इसका मतलब है कि यहां पर ये जो एंगल C है और ये एंगल E है, ये मेजरमेंट में बराबर होगा क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है, इसी तरह ये जो एंगल F है और एंगल D है, ये आपस में मेजरमेंट में इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है और उनको ये लाइन मिला रही है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहे हैं दोनों, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि एज CD इज पैरेलल टू EF, के चूंकि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ C यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल E के, और मेजरमेंट ऑफ एंगल D इक्वल होगा, ये मैंने लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल F के। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। और ये जो तीसरा एंगल बन रहा है मेजरमेंट ऑफ B, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल में जो तीसरे वाला एंगल है ये भी सेम वैल्यू का है या ये भी आपस में बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये जो दो ट्रायंगल हमें दी गई थी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये होगी, और ये छोटी वाली ट्रायंगल, दोनों में जो तीनों एंगल थे उनको हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। ठीक है, यहां पर देखें इस एंगल B के लिए मैंने लिख दिया एंड एंगल B इज कॉमन, कि चूंकि ये कॉमन है तो इसका मतलब है ये भी दोनों ट्रायंगल में बराबर है, दोनों में इसकी सेम वैल्यू। ठीक है, तो जब हमने दोनों ट्रायंगल के लिए तीनों एंगल की वैल्यूज को इक्वल प्रूफ कर लिया, तो हम पीछे पढ़ के आए थे कि जब दो ट्रायंगल की तीनों एंगल की वैल्यूज आपस में बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाती हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया सो ट्रायंगल CBD यानी कि CBD ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल EBF के, यानी कि EB और F इसके सिमिलर है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो फिर इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड बन रही है, आमने सामने वाली साइड है, वो भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि उनकी जो रेशोज की वैल्यूज है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो मैं इनकी रेशोज की वैल्यू लिख लेता हूं जो करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो देखिए अब हमने जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो उनको पहचानना है, जो आमने सामने वाली साइड है। देखें हमारे पास ये बड़ी वाली ट्रायंगल में ये साइड बन रही है BC, इसके कोरस्पॉन्डिंग छोटी वाली ट्रायंगल में कौन सी वाली साइड बनेगी, ये वाली साइड बनेगी BE। ठीक है, तो मैंने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ BE। ये दोनों जो कोरस्पॉन्डिंग साइड थी ये मैंने फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख दी। ठीक हो गया। उसके बाद देखें यहां पर ये बड़ी वाली ट्रायंगल में जो साइड बन रही है BD, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, छोटी वाली ट्रायंगल में ये जो साइड बन रही है BF इसके कोरस्पॉन्डिंग है, या ये आपस में आमने सामने बन रही है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल BD डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल BF। ठीक हो गया। अब आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दें। देखें मेजरमेंट ऑफ BC हमारे पास ये पूरी वाली साइड है, इसकी लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, यहां तक है पॉइंट E तक, और पॉइंट E से आगे C तक X है। ठीक है, तो ये 6 प्लस X सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। तो यहां पर मैंने X प्लस 6 लिख दिया। ये हमारी जो BC वाली साइड है इसकी लेंथ मैंने पुट कर ली, और BE की साइड हमारे पास लेंथ क्या है, ये BE यहां तक है, इसकी 6 सेंटीमीटर है, यहां पर मैंने 6 पुट कर दिया। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ BD, ये वाली जो साइड है, ये देखें यहां से लेके यहां तक, ये B से लेके F तक 8 सेंटीमीटर है, और F से लेके D तक 3 सेंटीमीटर है। तो मैंने 3 प्लस 8 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय BF की वैल्यू हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, तो यहां पर मैंने 8 पुट कर दिया। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6 को आप इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 8 को आप ये इन दोनों वैल्यू यानी कि x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करें। तो ये इनको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मैंने 8 इंटू x प्लस 6 लिख दिया, और ये 3 प्लस 8 11 हो गया, और इंटू ये वाला 6 मैंने लिख दिया। अब ये 6 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 66 हो जाएगा, ये 8x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, 8 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा। अब 48 को इक्वेशन की दूसरा लेके जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, 66 में से 48 को माइनस करें 18 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 8 को दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो 8 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके इस 18 पे डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 2.25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो CE ये वाली जो लेंथ हमारे पास आ रही है इसकी वैल्यू है 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3x में हमें देखें ये फिगर दी गई है, ये दो ट्राइंगल है, और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी दे दी गई है। देखें यहाँ पर ये सिंगल लाइन यहाँ पर लगाई गई है इस एंगल में और इस एंगल में। सिंगल लाइन का मतलब ये है कि ये जो दोनों एंगल है ये आपस में वैल्यू में इक्वल है,
इसी तरह ये जो दो एंगल हैं, ये इनमें देखें डबल लाइन लगाई गई है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल है। ये जो एंगल है ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह ये जो दो एंगल हैं सी और एफ, ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन तो मिल गई कि ये जो दो यहां पर ट्राइंगल्स हैं, इनमें दो जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है या आमने सामने वाली एंगल्स के हैं, उनकी वैल्यू इक्वल है। तो जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल की वैल्यू सेम हो, तो उसका मतलब है कि इस ट्राइंगल में जो तीसरे वाला एंगल यहां पर बन रहा है और इस ट्राइंगल में जो तीसरे वाला एंगल यहां पर बन रहा है, इनकी वैल्यू भी सेम होगी। तो इससे हमने ये नतीजा निकाला कि ये जो दो ट्राइंगल हैं, इनके तीनों एंगल की वैल्यूज आपस में सेम है। तीनों जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, आमने सामने वाले एंगल है, उनकी वैल्यूज आपस में सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, एक जैसी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया एज द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर। दोनों जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है। तो अब ये जो x है इसकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हों या एक जैसी हों, तो उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड होती है, जो आमने सामने वाली साइड होती है, उनकी जो रेशियोज की वैल्यूज होती है, यानी कि उनको फ्रैक्शन की सूरत में लिखें तो ये भी आपस में इक्वल आती है। ठीक है, तो मैं जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है इनको फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिखता हूं। अब हमें कोरिस्पॉन्डिंग साइड को पहचानना जरूरी है। देखें यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, ये डबल लाइन वाला एंगल है, इसके सामने कौन सी साइड बन रही है? ये साइड आ रही है। ठीक है, ये ईडी या डीई इसको कहते हैं, ईडी करते हैं। ठीक है, ये वाली साइड और इसके कोरिस्पॉन्डिंग फिर जो साइड है इस दूसरे वाले ट्राइंगल में कौन सी बनेगी? यहां पर ये जो डबल लाइन वाला जो ट्राइंगल आ रहा है इसके सामने ये वाली साइड बनेगी। ठीक है, ये दोनों साइड आपस में कोरिस्पॉन्डिंग या आमने सामने वाली साइड बनेगी। तो ये हमारी कौन सी साइड बन रही है? ये हमारी ईजी बन रही है, और ये वाली साइड जो है ईडी है। तो देखिए मैंने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ ईडी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ईजी। इनको मैंने फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख दिया, और इज इक्वल टू, अब देखें ये वाली जो साइड है सी डी, इसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन सी वाली साइड बन रही है? इस दूसरी वाली ट्राइंगल में ये एफ जी, ये वाली साइड बन रही है। ठीक है, तो आप इन दोनों को फ्रैक्शन की सूरत में लिखते हैं। मैंने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ सी डी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एफ जी। ठीक है, उसके बाद देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कोरिस्पॉन्डिंग बनती है, लेकिन इनको हम यहां पर नहीं लिखते क्योंकि हमें जो वैल्यूज चाहिए वो हमें यहां पर मिल जाती है। ठीक है, यहां पर हम पुट करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो मिल जाएगी, इसलिए मैंने ये वाली जो साइड है इनको यहां पर इक्वल की सूरत में नहीं लिखा। अगर आप लिख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। ईडी की वैल्यू आपके पास क्या है? देखें ये आपकी साइड ईडी, इसकी वैल्यू आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह आप 2.5 पुट कर लें। ईजी की वैल्यू आपको दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, यहां पर मैंने 2.4 पुट कर लिया। सी डी की वैल्यू हमने मालूम करनी है जिसको कि एक्स के इक्वल रखा गया, तो यहां पर मैंने एक्स पुट कर लिया। और एफ जी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये 2.1 सेंटीमीटर है, तो यहां पर मैंने 2.1 पुट कर लिया। अब हमें इस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स को आप एक तरफ रखें, 2.1 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इस फ्रैक्शन के साथ 2.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू 2.1875 सेंटीमीटर ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप राउंड ऑफ कर लें, यानी कि अगर आप आशारिया या जो डेसिमल पॉइंट उसके बाद 2 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो आप इस 8 के बाद इसको राउंड ऑफ कर दें। तो 8 के बाद हमने जो राउंड ऑफ करने वाला डिजिट देखे 7 है, तो अगर राउंड ऑफ करने वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में हम 1 8 कर लेते हैं, तो हम 8 को 9 कर लेंगे और ये दोनों डिजिट हम ड्रॉप कर लेंगे। तो आप आंसर इस तरह लिखें या राउंड ऑफ करके इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। कि एक प्लैंक या एक फट्टे को इस तरह सीढ़ियों की शक्ल में इस तरह रख दिया गया, दीवार के साथ या किसी भी चीज के साथ। ठीक है, इसको इस तरह रख दिया गया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है और इसकी जो डेप्थ है या इसकी आप ऊंचाई कह लें वो 16 सेंटीमीटर है। ये प्लैंक या फट्टा रखा गया, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई बनती है और ये इसकी ऊंचाई या डेप्थ कह लें बनती है। ठीक है, और उसके बाद अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ x सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लैंक। ये जो पट्टा रखा गया इसके नीचे फिर एक रेक्टेंगुलर या मुस्ततील की शक्ल का एक डिब्बा रख दिया गया, एक बॉक्स रख दिया गया। इस बॉक्स की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई थी वो 8 से x सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी।
ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये जो फिगर बन रही है इसमें हमारे पास 3 ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल इधर से लाइक इधर तक मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ये जो मुख्तलिफ पॉइंट है इनको नाम दे दिए। ये मैंने पॉइंट ए कर दिया, ये मैंने पॉइंट बी कर दिया और ये मैंने पॉइंट सी कर दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने डी कर दिया और इस पॉइंट को मैंने ई कर दिया। तो इसमें एक तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ए बी सी, ठीक है। और दो हमारे पास ये छोटी ट्रायंगल बन रही है। एक देखें ये ए से लेके यहाँ पे आ रही है इस टी तक, ये एक छोटी ट्रायंगल बन रही है और एक ये वाली छोटी ट्रायंगल बन रही है। 3 ट्रायंगल बन रही है। तो हम ये कि बड़ी वाली ट्रायंगल जो ए बी सी है इसको लेते हैं और एक इन दोनों में से, ये जो छोटी ट्रायंगल है इन दोनों में से कोई सी भी हम लेंगे तो हमारा आंसर जो है ठीक आएगा। तो हम ये वाली जो ट्रायंगल है डी ई सी इसको ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, आमने सामने वाले जो एंगल है, उनकी वैल्यूज को हम इक्वल प्रूफ करते हैं। अगर हमारे पास इक्वल प्रूफ आ जाएंगी दोनों ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनकी वैल्यूज, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। जब ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती हैं तो फिर हम उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है, आमने सामने वाली साइड होती है, उनको इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। उनकी जो फ्रैक्शन या रेशियोज की वैल्यू होती है वो आपस में इक्वल होती है। या पीछे पढ़ के आए थे, ठीक है। तो देखें पहले ये जो बड़ी बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी, इसको अगर आप देखें तो इसमें यहां पर एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है डी ई सी, इसको अगर आप देखें तो इसमें यहां पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर बन रहा है ई और करस्पॉन्डिंग एंगल इसका बन रहा है बी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब है कि इन ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में वैल्यू में इक्वल है। तो हमने दोनों ट्रायंगल में एक एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। अब देखें यहां पर ये जो एंगल सी बन रहा है ये इस छोटी ट्रायंगल में भी बन रहा है और ये जो बड़ी बड़ी ट्रायंगल है इसमें भी बन रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल सी है इसकी वैल्यू सेम होगी। तो हमने इसका मतलब है कि जो दूसरे वाला एंगल है उसको भी हमने इक्वल प्रूफ कर लिया दोनों ट्रायंगल के लिए। तो देखिए अब जब दोनों ट्रायंगल में हमने दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर लिया तो इसका मतलब है ये जो तीसरा एंगल बन रहा है यहां पर ये डी पॉइंट पे और ये पॉइंट ए पे, ये भी आपस में वैल्यू में इक्वल होंगे। क्योंकि जब इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल की वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो तीसरा एंगल होगा दोनों ट्रायंगल में उसकी वैल्यू भी सेम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ट्रायंगल में, बड़ी वाली ट्रायंगल में और छोटी वाली ट्रायंगल में, हमने तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल थे या आमने सामने वाले एंगल थे उनको हमने इक्वल प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो जब दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल या आमने सामने वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है। तो ये मैंने लिख दिया एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि चूंकि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है सो बोथ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल ABC और DEC सिमिलर हैं। तो अब चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है या आमने सामने वाली साइड है उनको इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं क्योंकि इनकी रेशियोज की वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल के लिए इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो यहां पर हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख लेते हैं। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड को पहचानना जरूरी है, ठीक हो गया। तो अब देखें यहां पर मैंने लिखा है मेजरमेंट ऑफ DE डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ AB। तो देखें ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसमें ये 90 का एंगल बन रहा है, इसके साथ ये वाली जो साइड है DE ये इसकी बेस साइड या कायदा वाली साइड बन रही है। और बड़ी वाली ट्रायंगल में ये जो साइड AB है ये इसकी बेस साइड या कायदा वाली साइड बन रही है। तो इसका मतलब है ये दोनों साइड आपस में करस्पॉन्डिंग है या आप कह सकते हैं ये आपस में आमने सामने। तो हम इन दोनों साइड को फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ DE ये वाली साइड डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ AB ये वाली साइड, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखें ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है ये इसका 90 का एंगल बन रहा है तो इसके साथ ये इसका परपेंडिकुलर बन रहा है या अमूद वाली साइड बन रही है, ठीक है। तो ये जो साइड CE है ये किसके करस्पॉन्डिंग होगी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल में ये 90 के एंगल के साथ ये इसका परपेंडिकुलर बन रहा है पूरा, ये B से लेके C तक। तो ये CE करस्पॉन्डिंग हो जाएगी साइड इस BC के, क्योंकि दोनों जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैंने मेजरमेंट ऑफ CE यानी कि जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसकी ये साइड मैंने लिखी और मेजरमेंट ऑफ BE यानी कि जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसकी साइड, दोनों को मैंने फ्रैक्शन की सूरत में लिख दी, ठीक है। और उसके बाद देखें जो छोटी वाली ट्रायंगल है इस पे ये 90 एंगल के सामने ये वाली जो साइड बन रही है CD ये किसके करस्पॉन्डिंग होगी, बड़ी वाली ट्रायंगल में ये 90 का एंगल बन रहा है तो इसके सामने ये वाली साइड बन रही है AC इसके करस्पॉन्डिंग होगी
लेकिन इनके हमें चूंकि वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर वैल्यूज ऑलरेडी मिल जाती है, इसलिए इनको यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन या कसर की सूरत में नहीं लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। पहले ये डी ई की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखें ये हमारे पास डी ई, इसको एक्स के इक्वल रखा गया है, तो इसकी जगह आप पुट कर लें एक्स। ठीक है, और ए बी की हमारे पास वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने 20 पुट कर दिया। सी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी ई आपका ये है। ठीक है, देखें ये टोटल जो आपके पास लेंथ है ये 16 सेंटीमीटर है, और सी ई इसके हाफ है, या आप कह सकते हैं सी ई इसके इक्वल है। यहाँ पे जो लेंथ आ रही है इस बेस से लेके पॉइंट डी तक, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो सी ई की आप वैल्यू पुट कर लेंगे 8 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू आप पुट कर लें 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x को आप एक तरफ रखें, 20 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 20 इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये 8 1 द 8 और 8 2 द 16 हो जाएगा, जो वो नीचे 2 आएगा वो 2 इस 20 को डिवाइड करेगा 10 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर इस x की वैल्यू लिख दी। आपने इस तरह क्रॉस करके बता देना, ये 8 1 द 8 कर देंगे, 8 2 द 16 कर देंगे, फिर 2 1 द 2 और 2 10 द 20 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो साइड थी इसकी लेंथ हमसे पूछी गई थी, ये हमने यहाँ पर मालूम कर ली 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया जी। आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।